बहुत दिन से इंतजार था। आज उस वीडियो का हम लोग आरंभ करते हैं, यानी उस वीडियो का, उस सीरीज का हम लोग आरंभ करते हैं जिसका नाम है एम लक्ष्मीकांत मेड इजी। तो इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पे एम लक्ष्मीकांत को एक नोट में कन्वर्ट किया है। पहले मैंने खुद इसके नोट्स बनाए हैं और नोट्स में सिर्फ वही चीज लिखी है जो चीज आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है। अब लोग पूछेंगे कि ये वीडियो किसके लिए रेलिवेंट है, तो मैं बता दूं आपको कि चाहे आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की या यूपीएससी की, पॉलिटी का जो लेक्चर मैं ले लूंगा उसके बाद अगर उस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे यूपीएससी में आ जाए, बीपीएससी में आ जाए या रेलवे एनटीपीसी में आ जाए, किसी में भी आ जाए, छोटे से छोटे बड़े से बड़े एग्जाम में, सब में आप धुआं उठा दोगे। बस मेरे साथ मिलके चलना। और इस जो सीरीज को हम लोग 10 से 15 क्लासेस में खत्म कर लेंगे बड़ी आसानी से। और एक एक दो दो घंटे की वीडियो ना होकर ये 15-20 मिनट, 15-20 मिनट, 10 मिनट ऐसी वीडियो चला करेंगे। ठीक है। और कोई बैकग्राउंड में नॉइस आए तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। देखिए, ये मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं। ठीक है। अगर मान लो कि ये नोट्स थोड़े से ब्लर दिख भी रहे हो वीडियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा भी। उसके बाद चाहे तो आप अगर बोलेंगे तो ये जो आप पीडीएफ है ये अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं पिन भी कर दूंगा। ठीक है। जिसका डिस्क्रिप्शन में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अगर आप लोग चाहे तो। ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें संविधान की प्रस्तावना के ऊपर। ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना में हम जो शुरू करते हैं तो देखो हमने क्या लिखा है कि एक पर्सन थे जिनका नाम है एन ए पालकीवाला। हाँ, छोड़िए उन बातों को, पहले बता दूं आप लोगों की पहली ड्यूटी क्या है संविधान की प्रस्तावना पढ़ने से पहले, कि प्लीज रीड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशंस प्रियम्बल। एक बार प्रियम्बल पढ़ लेना, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में और हिंदी में हो तो हिंदी में। कहाँ मिलेगी? एनसीईआरटी के किसी भी बुक के फ्रंट पेज में मिल जाएगी आपको, सब में होती है। तो एक बार पढ़ लेना, हिंदी में हम भारत, भारत के लोग भारत को, और बी पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये यहाँ से शुरू होती है। उसमें बाकी जो टर्म्स है आपको आना चाहिए। ठीक है। तो प्लीज पढ़ लेना। अगर काम चोरी ज्यादा हो तो बोल देना कि सर मैं हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो मैं वो भी अपने उसमें डाल दूंगा वीडियो में। ठीक है। मगर इतने कामचोर मत बनना क्योंकि पेपर भी आपको देना है, मुझे नहीं देना है। तो चलिए, तो सबसे पहली बात प्रस्तावना को लेके, एक पर्सन रहे एन ए पालकी वाला। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए बिल्कुल स्मूथली चलेंगे। एन ए पालकी वाला एक पर्सन रहे। ठीक है। हाइलाइटर चेंज कर लेते हैं, ये थोड़ा सा हार्श लग रहा है बहुत, है ना। एक पर्सन रहे जिनका नाम है एन ए पालकी वाला। ठीक है। तो इन्होंने बोला, एन ए पालकी वाला जी थे, उन्होंने बोला कि संविधान प्रस्तावना संविधान का एक परिचय पत्र है। यानी कि अगर कोई बोल दे ये स्टेटमेंट किसने बोली, संविधान प्रस्तावना का परिचय, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, तो ये बोला आपके एन ए पालिकी बाला ने। यानी कि सीधी सी बात कि प्रियम्बल इज एन आइडेंटिटी कार्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इंग्लिश में ही बोलता रहूंगा, वैसे मैं ऐसे कोई शब्द यूज नहीं करूंगा जिससे कि भाई इंग्लिश वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो। बट विशेषकर ये जो लेक्चर है वो हिंदी वालों के लिए ज्यादा है। बट हाँ, इंग्लिश मीडियम वाला जो सुन रहा है थोड़ा भी अगर ध्यान से समझेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज बड़ी इजी रखी है मैंने, लक्ष्मीकांत की तरह मैंने टिपिकल लैंग्वेज नहीं रखी है यहाँ पे। अब संविधान, ये जो प्रस्तावना बना है इसका बेस क्या था, अगर आपसे कोई पूछे कि इसके बेसिस क्या थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है। कमेंट में बताइएगा डेट क्या थी उद्देश्य प्रस्ताव की। ठीक है। डेट बताइएगा क्या थी। ठीक है। उन्होंने प्रस्तुत किया था, उसी का एक आईना कह सकते हो आप। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसी का एक आईना मात्र है ये आपका, ये आपका क्या, प्रस्तावना, यानी कि प्रियम्बल। उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कहाँ किया था और कब किया था ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे। ठीक है। कमेंट दबा के कीजिएगा क्लास कैसी लगी, क्योंकि
इंफॉर्मेटिव वीडियो पे तो बहुत लाइक कमेंट आते हैं, सब कुछ आता है कि ये लो इतनी वैकेंसी आ गई है, इसकी तैयारी करो, इसके लिए ये पढ़ लो। बट आज पढ़ा रहे देखते हैं कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं अपने जिस नोट से मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ, जिससे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ, सब शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है। अब अगली बात, 42वें संशोधन के द्वारा तीन शब्दों को जोड़ा गया है। तीन शब्दों को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, बताइएगा ये कब हुआ, ये सर्च कीजिएगा, डेट क्या थी, कब हुआ है, किसके शासनकाल में हुआ है। मैं ये क्यों नहीं लिख के दे रहा यहाँ पे, क्योंकि हर चीज में स्पून फीडिंग नहीं कराना चाहता, कुछ चीज अपने लेवल पे भी करो। संविधान में तीन शब्द जोड़े गए हैं, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता, ये तीन शब्द वहां पे जोड़े गए हैं। ठीक है। अब हम बात करें तो प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है। प्रस्तावना के तत्व है, संविधान का जो अधिकार वाला स्रोत है वो प्रस्तावना से कहीं ना कहीं संबंधित है। भारत के शासन की प्रकृति कैसी रहेगी, जैसे बोलते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो लोकतांत्रिक है, तो दिखता है ना कि लोकतांत्रिक जब प्रस्तावना ही तो बोलती है कि हम भारत के लोग, भारत को है ना एक लोकतांत्रिक गणराज्य। तो लोकतांत्रिक और गणराज्य दोनों की मीनिंग है, आगे हम पढ़ेंगे। तो लोकतांत्रिक बनाने का जो वर्णन है वो यहीं पे मिलता है, इसीलिए प्रस्तावना के तत्वों में ही हमें भारत के शासन की प्रकृति की झलक मिलती है। संविधान के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन भी है कि जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हम अधिकार देंगे, यानी कि न्याय देंगे लॉजिकली, ये सारी चीजों का वर्णन यहाँ पे मिलता है। संविधान लागू होने की तिथि का वर्णन मिलता है, कोई बताना। ठीक है, कि संविधान लागू कब हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, इस दिन संविधान लागू हुआ था। मैं बता रहा हूं, इस इन लाइनों को पढ़ने के बाद ना आपको प्रियम्बल से कभी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बस धैर्य रखना। प्रस्तावना के मुख्य शब्द। ठीक है, प्रस्तावना के कुछ शब्द हैं, उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसका कोई काम नहीं, इससे हम मिटा देते हैं। ठीक है, पहला शब्द है संप्रभुता। ठीक है, सोवर्निटी जिसे हम कहते हैं, है ना। संप्रभुता का मतलब है सुवेरिनिटी। ठीक है, अर्थात भारत ना तो किसी पर निर्भर है ना ही अधीन है। यानी कि संप्रभुता का जो मेन मीनिंग है, आपसे पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवर्निटी, या फिर संप्रभुता की क्या मीनिंग है, अब लिख देगा, चार स्टेट, चार दे देगा ABCD, उसमें से जहां भी लिखा हो कि भारत ना तो किसी पर निर्भर है ना ही किसी के अधीन है, तो वही माना जाएगा। ठीक है, और ये सर्वोपरि शक्ति है तथा पूर्ण स्वायत्त है। यानी कि ये पूर्ण स्वायत्त का मतलब, जो टेक्निकल वर्ड है उसे इंग्लिश में ही बोलूंगा। ठीक है, स्वायत्त का मतलब ऑटोनोमस, भारत खुद एक ऑटोनोमस बॉडी है, किसी पर निर्भर नहीं है, और एक पूरी एक सर्वोपरि सर्वोपरि शक्ति है। ठीक है, अगला अगला शब्द आता है समाजवादी। क्या आता है, समाजवादी। 42वें संशोधन में जोड़ा गया है ये। कहाँ जोड़ा गया है, 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक है, कहाँ जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक है, और ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे डेट मैंने, ये मतलब ईयर मैंने यहाँ मेंशन कर ही दिया है, 1976 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, तो उस समय जोड़ा गया था ये। ऐसा नहीं है कि इससे पहले समाजवादी तत्व विद्यमान नहीं थे, उससे पहले भी आपको DPSP में समाजवादी तत्व वहां पे दिखाई देते हैं। यानी कि आपसे कोई पूछ सकता है कि क्या समाजवादी तत्व, कई बार पेपर में पूछेगा कि संविधान में समाजवादी तत्व कब जोड़ा गया। ठीक है, बोलेगा शुरू से था 1976 में, तो आप 1976 लिख के निपटा दोगे, जबकि शब्द नहीं बोला है, तत्व बोल रहा है वहां पे। तो ऐसी चीजों से चकमा ना खाए, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक है ना कि साम्यवादी। ठीक है, ये बताया गया, यानी कि समाजवादी का मतलब क्या है, लोकतांत्रिक है, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद नहीं है। ठीक है, तो आपका काम क्या है कि साम्यवादी और साम्यवादी समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद, इसमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत सारे काम छोड़ूंगा यहाँ पे, ताकि आप बहुत अच्छे से कर पाए इसको। और ये मिक्स्ड इकोनॉमी पे भरोसा करता है, तो यानी कि कुछ शक्तियां गवर्नमेंट अपने पास रखती है, कुछ प्राइवेट अपने हाथों पे चलाती है ना। अल्टीमेटली गवर्नमेंट चाहे तो इंटरफेयर कर सकती है, मगर हर जगह पे इंटरफेयर गवर्नमेंट हमारे देश में नहीं करती है। ठीक है, कैपिटलिस्ट भी है और साथ ही साथ सोशलिस्ट भी है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द यूज किया था, एक लाइन यूज की थी, क्या यूज की थी, कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की समानता, असमानता को समाप्त करना है। यानी कि कोई बंदा नेग्लेक्ट तो नहीं हो रहा, कोई बंदा गरीब तो नहीं है, कोई बंदा इल सिक तो नहीं है,
और जो अपॉर्चुनिटी है, अगर उन सब में किसी को भी कोई भी असमानता है तो उसको क्या करना है, दूर करना है। यही लोकतांत्रिक समाजवाद की विशेषता होनी चाहिए। दिस इज टोल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो आपको ये बात याद रखनी चाहिए। इफ यू आर राइटिंग द मेंस एनीवेयर, सो यू कैन पुट दिस कोड देयर। ठीक है। और जो भारत का जो समाजवाद है, ये ध्यान रखना है, ये गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों से प्रेरित है, मगर कहीं ना कहीं गांधीवाद की ओर इसका झुकाव ज्यादा है। तो जो बच्चे पढ़ाकू बच्चे हैं, उनका काम क्या है, गांधीवादी समाजवाद, ठीक है, गांधीवादी एंड मार्क्सवादी, क्या फर्क है, में डिफरेंस करना है। ठीक है, ये आपको करना है। धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष में क्या है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया, मगर ऐसा नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में पहले से नहीं बोला गया। जैसे आप पढ़ोगे आर्टिकल 25 से 28, तो वहां पहले से ही धर्मनिरपेक्षता के ऊपर बातें कही गई है। ठीक है, तो ये वाली बात है। लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक यानी कि सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, जनता के हाथ में। यानी पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकतांत्रिक, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इन प्रिएम्बल, तो यहाँ पे सीधे मतलब है जनता के हाथ में शक्ति, दैट इज कॉल्ड लोकतांत्रिक। ठीक है। भारत ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जगह अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र का चयन किया है। ठीक है, यानी कि प्रतिनिधि यानी कि हम अपना बंदा एक चुन के भेजेंगे जो हमें रिप्रेजेंट करेगा, जो हम चुनाव में करते भी हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने एक एक चीज बिल्कुल प्यार से अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, कोई कमी रह जाए तो बताइएगा। अगर मान लो थोड़ा विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पे, तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, वीडियो की। ये स्वाधीनता, समानता व भ्रातृत्व को एक साथ लेकर चलने का प्रयास करता है। यानी कि स्वाधीनता, ऑटोनॉमी, ठीक है, समानता जिसे हम कहते हैं इक्वलिटी, भ्रातृत्व यानी ब्रदरहुड को एक साथ लेकर चलने की बात करता है। गणतंत्र, ठीक है, अब गणतंत्र क्या किसे कहते हैं, व्हाट इज गणतंत्र। ठीक है, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतंत्र का मतलब क्या है, ठीक है, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें राष्ट्र प्रमुख अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव चुनाव द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। यानी कि समझना, कुछ लोगों को लगता है गणतंत्र और लोकतंत्र एक ही बात है, तो आज देख लेना, लोकतंत्र मतलब जरूरी नहीं है। लोकतंत्र यानी कि आप कह सकते हो सारे गणतंत्र लोकतंत्र होते हैं, मगर सभी लोकतंत्र गणतंत्र हो ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि देखो, गणतंत्र का मतलब है जो राष्ट्र का प्रमुख है, हमारे देश का प्रमुख कौन है, तो कहोगे प्रधानमंत्री। कौन है, प्रधानमंत्री, है ना। जिसको लगता है ऐसा, तो जहर खा लेना भैया, प्रधानमंत्री नहीं होता। ठीक है, कहीं सच में मत खा लेना, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं होता, कौन होता, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। और अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो उनका कौन होता है, उनके किंग या क्वीन होती है। तो किंग क्या है, ये जन्म जन्मांतर वही चलते रहेंगे, उन्हीं के वंशज चलते रहेंगे, मगर हमारे देश में जो राष्ट्रपति है वो चुन के आता है। तो जो चुना हुआ बंदा होता है, ठीक है, वो जहां पे भी राष्ट्र प्रमुख एक चुना हुआ बंदा होगा, ठीक है, या कोई महिला होंगी, ठीक है, तो वो कौन होगा, वो गणतंत्र कहलाएगा। और जहां पे जन्म जन्मांतर वंशानुगत चलता रहेगा, वो क्या कहलाएगा, गणतंत्र, वो लोकतंत्र कहलाएगा। केवल लोकतंत्र है वो, गणतंत्र नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वही एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। और गणतंत्र में एक सबसे बड़ी बात यह विशेषाधिकार अनुपस्थित होता है, यानी कि किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है यहाँ पे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि लेबर और राष्ट्रपति दोनों बराबर है। कुछ विशेषाधिकार तो मिलेंगे ना राष्ट्रपति वगैरह को, उसने कुछ किया भी तो काम ऐसा है। अब कोई पूरे दिन मजदूरी कर रहा है और कोई पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों के अधिकार बराबर कैसे हो सकते हैं। बट बेसिक अधिकार बराबर होते हैं, कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, अब न्याय की बात करते हैं। ठीक है, न्याय, कौन से न्याय की बात करें, तो यहाँ तीन न्याय की बात करिए। बोले संविधान कितने न्याय की बात करता है, ध्यान रखना, तीन न्याय की। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीन तरह के न्याय की बात करता है। थ्री टाइप ऑफ जस्टिस की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। इसके अलावा कोई भी न्याय बोलेगा, समझ जाना वो कचरे के डिब्बे में हो जाएगा, फालतू वाली बात है, पेपर में बेवकूफ बनाते हैं, तो ध्यान रखना, इन न्याय न्याय की बात करता है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपातिक न्याय कहलाता है। यानी कि आप सबसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि व्हाट इज प्रोपोर्शनेट जस्टिस। ठीक है, तो बोलेगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक राजनीतिक, ऐसा कुछ। तो यानी कि ध्यान रखना, प्रोपोर्शनेट जस्टिस में केवल ये दोनों आते हैं। कौन से आते हैं, जिसको गाढ़ा कर रहा हूं, प्रोपोर्शनेट जस्टिस में आते हैं सिर्फ ये दोनों, ये प्रोपोर्शनेट जस्टिस में आते हैं, सामाजिक और आर्थिक। ठीक है,
उसे कहते हैं आनुपातिक न्याय। ध्यान से समझ लेना, यानी कि प्रोपोर्शनल जस्टिस का मतलब सामाजिक और आर्थिक न्याय होता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की सुरक्षा मूल अधिकार तथा डीपीएसपी दोनों द्वारा की जाती है। यानी कि आपसे पूछे कोई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की सुरक्षा किसके के द्वारा की जाती है? मूल अधिकार और डीपीएसपी। तो आपको लिखना है दोनों, बोथ। ठीक है, समझ गए बात? हम्म। अब आ जाओ लोकतंत्र, ओ सॉरी स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता पे, स्वतंत्रता में बोलेगा लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा विकास के अवसर की प्राप्ति, इसे कहते हैं स्वतंत्रता। यानी कि व्हाट इज इंडिपेंडेंस? ठीक है, फ्रीडम। फ्रीडम क्या है? इंडिपेंडेंस इज फ्रीडम। फ्रीडम क्या है? तो लोगों के गतिविधियों पे, यानी कि जो वो काम कर रहे हैं उस पर किसी प्रकार का रोक टोक ना हो और विकास के प्रॉपर अवसर हो। मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई अब बम बना रहा है तो उसको बनाए देंगे, कोई बम फोड़ रहा है तो फोड़ने देंगे, नहीं। यानी कि शर्त रहित, कुछ शर्तों के साथ। ठीक है, जिससे दूसरे लोग परेशान ना हो, है ना। साथ ही साथ स्वतंत्रता में मिला हुआ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता का प्रावधान यहाँ पे है कि आप कुछ भी कहीं भी बोलो, मगर ऐसी बात मत बोलो कि पिटाई हो जाए, है ना। बातें लॉजिकल होनी चाहिए। ठीक है, विश्वास जिस भी भगवान पे करना है, जिस पे करना है, जिस भी इंसान पे करना है, तुम्हारी मर्जी, जो सा धर्म फॉलो करना है करो, जैसी उपासना करनी है करो। ठीक है, और आपसे पूछे स्वतंत्रता का सिद्धांत कहां से लिया गया है, तो दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। ठीक है, सब कुछ कवर कर दिया यार, बोलते हो ना, सब कुछ वन स्टॉप सोल्यूशन है ओंकार भाई तुम्हारे। समता, कई बार इसको समानता भी बोलते हैं। इक्विटी, इक्वालिटी, दोनों एक ही बात है। कई बार लिखा होता है इक्विटी, या फिर लिखा होता है इक्वालिटी। बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, समाज के किसी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों का अभाव तथा सभी के लिए समान अवसर। विशेषाधिकार मतलब स्पेशल प्रिविलेजेस किसी के पास ना हो। ठीक है, और सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, इसे ही कहते हैं हम लोग समानता। स्थिति व अवसर की नागरिक राजनीति की नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक समानता। ठीक है, यानी कि नागरिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता किसकी हो? स्थिति और अवसर की। मगर इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है, अगर मान लो, अब आप पूछोगे कि भाई तो आरक्षण क्यों मिलता है? आरक्षण मिलता है कि वो लोग, जिन लोगों को आरक्षण मिलता है वो लोग समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाए, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक कार्यवाही, जिसके तहत हमें आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। बंधुत्व, ब्रदरहुड। ठीक है, बंधुत्व क्या होता है? भाईचारे की भावना रखना है। ठीक है, भाईचारे की भावना। ठीक है, यानी कि भारत का एकल नागरिकता सिद्धांत भी सभी भारतीयों को एक धागे में पिरोने के लिए है। ठीक है, सभी भारतीयों क्या करता है? एक धागे में पिरो देता है। ठीक है, और बंधुत्व में दो तत्व विद्यमान है, व्यक्ति का सम्मान और देश की एकता और अखंडता। ठीक है, यानी कि व्यक्ति का सम्मान भी रखना है, साथ ही साथ देश की एकता और अखंडता, इसको हमें सुनिश्चित करना है, ये बंधुत्व के अंदर आता है। आप कहोगे प्रस्तावना का महत्व क्या है? ठीक है, प्रस्तावना का महत्व क्या है, तो इसके लिए कोई महान हस्ती रही होंगे, ठीक है, रहे होंगे, जिनका नाम है पंडित ठाकुरदास भार्गव। इन्होंने एक कोट लिखा है, उसको देख लेते हैं। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, ये संविधान की आत्मा है, ये संविधान की कुंजी है, ये संविधान का आभूषण है, यह वह उचित स्थान है जहां से कोई संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। यानी कि संविधान को आप इवेल्युएट कर सकते हैं इसी से, प्रस्तावना से सिर्फ। ठीक है, इवेल्युएट कर सकते हैं। प्रस्तावना से संविधान के निर्माताओं की मंशा का पता भी चलता है कहीं ना कहीं, है ना। अब बात यह है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। बहुत बड़ा सवाल, बहुत भयंकर सवाल, है ना। संविधान का भाग है या नहीं? हाँ, अब देखो सिंपल सी बात है, प्रस्तावना संविधान का भाग है क्योंकि केशवानंदी नंद भारतीवाद जो 1973 था वर्सेस केरल स्टेट, ठीक है, उसमें बोला गया था कि ये संविधान का भाग है। तथ्य था प्रस्तावना ना तो विधायिका की और तथ्य क्या है उसमें दिया है कि ना तो ये विधायिका की शक्ति का स्रोत है, यानी विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है। विधायिका मतलब क्या होता है? लेजिस्लेचर। ठीक है, उसकी शक्ति का स्रोत नहीं है, ना ही उसकी शक्ति पर कोई प्रतिबंध लगाता है। ये गैर न्यायिक है, यानी कि नॉन जुडिशियबल है। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, सर्वोच्च में रा का मात्रा नहीं लगी है तो लगा लेना। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार प्रस्तावना में
अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, किंतु इससे इसकी मूल विशेषताएं आहत ना हो, यानी कि हो सकता है मगर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर इसके खराब ना हो। ठीक है। तो इतनी सी बात थी हमारे संविधान की प्रस्तावना के लिए कही गई है। तो मेरे चीतों, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका भाई सही से आपको पढ़ा रहा है और कुछ बातें ऐसी बता रहा है जिससे आपका भला हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज तक कोई पैसे नहीं लगे सब्सक्राइब करने के, ना आगे लगेंगे। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, कमेंट करो भर भर के। यार कमेंट नहीं करते तुम लोग, कमेंट करो भर भर के। ठीक है। ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। और ऐसे लेक्चर अगर कंटिन्यू कराना है और किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो बताइएगा। ठीक है। और लगे रहिए, बीपीएससी वाले बीपीएससी का मेंस दीजिए, मैं भी दूंगा। ठीक है। बाकी मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद।